हेलो बच्चों, मैं कल्याणी शर्मा आपको पार्ट 3 शब्द संरचना वीडियो भेजी थी, जिसमें आपको पाठ के बारे में पूरा व्याख्या किया गया था, परिभाषा के साथ समझाया गया था और शब्द की रचना कैसे होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने अंग होते हैं, कितने भेद होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी। तो अब हम शब्द के प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। तो प्रश्न उत्तर इस तरह से है। प्रश्न 1, शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उदाहरण, गार्ड, तो ग जमा आ जमा र जमा ड जमा अ, तो बना गार्ड। को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर होगा, शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर और तीसरा प्रयोग के आधार पर। प्रश्न 3, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो उत्तर है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द एंड चौथा विदेशज शब्द। प्रश्न 4, बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। प्रश्न 6, विकारी शब्दों की क्या पहचान है? तो उत्तर है, विकारी शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन आ जाता है तो विकारी शब्द बनता है। यह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में होता है। तो बच्चों, हमने ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार बताए हैं। तो वो 4 प्रकार इस तरह से है, जैसे क तत्सम था, तो तत्सम वे शब्द होते हैं, जैसे इससे इसको तोड़ के बोल के देख सकते हैं कि तत् और सम, ये 2 शब्द मिलकर तत्सम बना है। तो तत् मतलब कि सेम, उसी के जैसा, और सम मतलब समान, तो उस सेम टू सेम उसी के जैसा ही बोलने जाने वाले शब्द। जैसे ये संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में, मतलब संस्कृत में तो वो अपने एक ही रूप में ही रहते हैं, पर वो शब्दों को हिंदी में भी कोई बिना बदलाव किए ही ऐसे सेम टू सेम बोला जाता है या लिखा जाता है, उसको तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं। मतलब संस्कृत में अगर अग्नि को अग्नि बोलते तो हिंदी में भी उसका कोई बदलाव नहीं करते, उसी के जैसा ही बोलते हैं। चंद्र संस्कृत में भी बोलते हैं और हिंदी में भी उसको चंद्र ही कहा जाता है। रात्रि, तो वो संस्कृत में रात्रि तो है ही, पर अगर वो हिंदी में आ जाता है तो भी वो रात्रि होता है। हस्त, घट आदि। अब हम जानेंगे तद्भव शब्द। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ ही हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। मतलब संस्कृत में तो वो था ही, पर हिंदी में जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा तो थोड़ा थोड़ा उसके अर्थ बदल दिए गए। मतलब कि अर्थ तो वही आएगा, पर उसको बोलने का तरीका बदल दिया गया। तो वो क्या था? जैसे आग, अग्नि संस्कृत में था पर हिंदी में उसको आग बना दिया गया। चंद्र संस्कृत में था पर उसको चांद बना दिया गया। रात्रि संस्कृत वर्ड था पर इसको रात बना दिया गया। और हस्त हाथ, घड़ा घट आदि। मतलब तद्भव, तद मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न हुआ। मतलब संस्कृत में जो शब्द चलते थे उससे उसका मीनिंग अलग निकाला गया, उसका शब्द अलग निकाला गया और नया उत्पन्न किया गया, इसलिए इसको तद्भव कहा जाता है। देश शब्द, तो देश शब्द वो है अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। जैसे पगड़ी गांव में होते हैं, गांव के लोग पहनते हैं।
इसलिए ये मतलब देश में ही है, तो गांव एरिया से है, इसलिए इसको देशज बोलते हैं। विदेशज, विदेशज शब्द वे है दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशज कहलाते हैं। जैसे लालटेन, मशीन, डायरी, पादरी, कारतूस, संतरा, साबुन, आदमी, वकील, सौगात, दीवार, कमरा आदि। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के थे, जैसे हमने पढ़ा भी क्वेश्चन आंसर में कि रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिसके वर्णों को अगर हम अलग अलग करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। जैसे पेड़ है, ठीक है, पेड़ में पे अलग करते हैं, अड़ा अलग कर देते हैं तो ना पे का अर्थ बनेगा ना अड़ा का। इसी तरह से कवि है, क को अलग करे और डी को अलग करे तो भी कोई अर्थ नहीं बनेगा। घोड़ा है तो घो को अलग करे, अड़ा को अलग करे तो मीनिंग नहीं आता। इसलिए जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अगर इनके टुकड़े करके देखे भी तो भी इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये रूढ़ होते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नंबर 2, यौगिक शब्द। ये शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, मतलब ऐड प्लस। अतः 2 शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं और उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, देवदूत, देव प्लस दूत। अभी आप देख रहे यौगिक का मतलब जोड़ होगा, जोड़ मतलब एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 शब्द जोड़े गए हैं, पर दोनों शब्द को अगर अलग कर रहे हैं तो भी उन दोनों का कुछ मीनिंग आ रहा है। जैसे विद्या का मतलब ज्ञान होता है, आलय मतलब घर होता है, देव का मतलब देवता होता है, और दूत का मतलब उनके ठंडे बाहर। तो दोनों शब्दों का मीनिंग मिल रहा है, हमें अर्थ मिल गए, इसलिए इसे यौगिक बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। योग रूप शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि योग भी है और रूढ़ भी है। यहाँ पे दोनों के मेल से जो एक तीसरा शब्द बनता है, इसलिए इसको योग और रूढ़ दोनों मिलकर योग रूढ़ शब्द बनते हैं। अब आपको पता है नीला है और कंठ है, दोनों का कहीं से भी तालमेल नहीं है। नीला एक रंग का नाम होता है और कंठ एक बॉडी पार्ट्स नेम है, पर हम दोनों को अगर मिला दे रहे हैं तो बन गया नीलकंठ। और आप सबको पता है कि नीलकंठ किसको कहते हैं, पंख प्लस ज। अब आपको पता है पंख का मतलब कीचड़ होता है और ज मतलब जन्म लेने वाला। अब कहाँ कीचड़, कहाँ जन्म लेने वाला, परंतु हम दोनों को अगर मिला दे रहे हैं, योग कर दे रहे हैं, तो बन गया नया शब्द पंकज। और पंकज का मतलब होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कीचड़ में कौन जन्म लेता है, कमल। यस बच्चों, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों में अंतर जानेंगे, तो चलिए देखते हैं। रेलगाड़ी, अभी देखिए रेलगाड़ी मतलब रेल भी मीनिंगफुल है और गाड़ी भी मीनिंगफुल है, दोनों को प्लस करने पे सेम चीज़ें ही आती है। जैसे रेलगाड़ी, स्नान और घर मतलब नहाने के लिए घर, दोनों का मीनिंग भी सेम है और दोनों वर्ड भी एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। वैसे ही प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, अब प्रधान मतलब मेन होते हैं, मंत्री मतलब मंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री तो दोनों को मिलकर बन गया। नील प्लस कमल तो नील कमल, देश प्लस भक्ति तो देशभक्ति। यहाँ पे दोनों शब्द एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, पूरक है, एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, इसलिए उनसे कोई नया शब्द नहीं बन रहा है, पर दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं।
पर योग रूढ़ में देखिए दोनों का वर्ड भी अलग होगा, मीनिंग भी अलग होगा, और दोनों को जोड़ देने से कोई तीसरा वर्ड मिलेगा आपको, सेम वर्ड नहीं मिलेगा। जैसे 10 है प्लस आनन है, तो आपको पता है 10 का मतलब होता है नंबर, आनन का मतलब होता है सिर। अब कहाँ नंबर कहाँ सिर, कोई एक दूसरे को नहीं कोऑपरेट कर रहा है, एक दूसरे के पूरक नहीं है। पर जब हम दोनों को जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो बना दशानन। अब दशानन का मतलब होता है रावण। अब कहाँ से रावण आ गया पता है ना, ये दोनों का मीनिंग ही अलग था, पर दोनों को जोड़ने पे कुछ नया वर्ड मिला, तो इसलिए इसको योग रूढ़ बोलते हैं। मतलब दोनों को जोड़ने के बाद कोई तीसरा आधार आता है, इसलिए नीला प्लस कंठ, नीलकंठ। अब नीलकंठ किसका है ये आपको पता है, शिव भगवान है। त्रि एक नंबर है, मतलब 3, 3 के लिए त्रि भी बोलते हैं, त्रिभुज चतुर्भुज ऐसा होता है, तो ऐसे तो त्रि प्लस नेत्र, त्रिनेत्र। अब यहाँ पे भी शंकर भगवान का ही बात आता है। चतुर प्लस भुजा, अब चतुर का मतलब 4 होता है, और भुजा मतलब बाहें, 4 बाहें किसके हो सकते हैं, चतुर्भुज यानी विष्णु भगवान। लंबा प्लस उदर, लंबोदर। अब आपको पता है लंबा, लंबा मतलब एक लेंथ की बात कही गई है, और उदर का मतलब होता है पेट। अब दोनों का कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी हम इन दोनों शब्दों को जोड़ रहे हैं, तो हमें एक नया शब्द मिला लंबोदर, और उसका अर्थ होता है गणेश भगवान। बच्चों, प्रयोग के आधार पर भी हमने पढ़ा था कि शब्द के 2 प्रकार होते हैं, वो थे विकारी और अविकारी। तो विकारी जिसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, इसलिए उसको विकारी बोला जाता है, विकार पैदा करना, ठीक है। वो कुछ ना कुछ उसमें डाउट या कुछ नयापन कुछ ऐसा डाल देते हैं, इसलिए वो विकारी शब्द कहलाते हैं। तो इनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। अगर उसका लिंग स्त्री है तो पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग होगा। वचन में भी हो सकता है, जैसे एक है तो अनेक हो सकता है, और अनेक है तो एक हो सकता है। काल में अगर आज की बात कही गई है तो भूत, वर्तमान और भविष्य हो सकता है, ठीक है। पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपने लिंग, वचन और काल की बात कही है, पर उनके अंतर भी कैसे मतलब किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, तो वो है संज्ञा हो सकता है, या सर्वनाम में भी हो सकते हैं, या तो विशेषण हो सकता है, या क्रिया में आ सकते हैं, उसको विकारी बोलते हैं। अब ख आता है अविकारी शब्द। इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। देखिए यहाँ एक क्लियरली बोला गया है, ये अविकारी, अ मतलब बिना विकार का, मतलब इसमें किसी भी तरह के चाह के भी इसमें कोई किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं आ सकता। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय मतलब बिना व्यय का। हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया के अंदर जो विशेषण विशेषता है उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। संबंध बोधक उसको बोलते हैं जिससे संबंधों के बारे में ज्ञान हो, पता चले उसको। समुच्चय बोधक जो सबको लेकर चलता है, उसको सबके बारे में ज्ञान देता है, उसको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। और विस्मयादि बोधक जिसमें विस्मय पैदा करता हो, जैसे डाउट हो, सरप्राइज हो, खुशी हो, गम हो, तो ये सब विस्मय पैदा करते हैं। तो इस तरह से अविकारी के 4 प्रकार होते हैं। यहाँ मयूर है, मयूर का अर्थ मोर होता है, हिंदी में इसको मोर बोलते हैं। घट, घट का मतलब होता है घड़ा। कर्ण, कर्ण का अर्थ होता है कान। सर्प, सर्प मतलब सांप। पत्र, पत्र मतलब चिट्ठी।
घृत, घृत का अर्थ होता है घी। ओष्ठ, ओष्ठ का अर्थ होता है होठ। उष्ट्र, उष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। इस तरह से क्वेश्चन पहला हुआ। अब हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 में है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव एवं विदेशी शब्द छांट कर लिखिए। तो विदेशी मैंने पहले भी बोला था, जो अपने इंडिया की भाषा नहीं होते हैं, दूसरे देशों की भाषा होती है, उसको हम विदेशी कहते हैं। बाकी तत्सम और तद्भव तो आपको पता है कि तत्सम जो है वो संस्कृत शब्द है और तद्भव जो उससे बनकर निकला है। तो चलिए आगे करते हैं। तो पहला है टिकट, दूसरा पेन, तीसरा घी, ग्राम, हस्ती, ट्रेन, जीभ, आँख, भ्राता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला टिकट है। तो टिकट का हिंदी आज तक पता नहीं है किसी को, तो इसलिए यह विदेशी शब्द हुआ। पेन, पेन भी हम हिंदी में कलम बोलते हैं, पर इंग्लिश में पेन होता है, और पेन को हम हिंदी भाषा में भी पेन ही बोलने लगे, मतलब कि ये अपनी इंडिया की भाषा नहीं है, ये विदेशी भाषा है। ये विदेशी भाषा है, इसलिए हम इसको पेन ही कहते हैं। घी मतलब ये अपना देसी भाषा है। तो ये तद्भव है, घृत से घी बना। ग्राम ये संस्कृत भाषा है, क्योंकि ग्राम का गांव बनता है। हस्ती ये भी संस्कृत है, तद्भव है, तत्सम है। ट्रेन इंग्लिश विदेशी भाषा है। जीभ ये भी तद्भव है, क्योंकि जिह्वा से जीभ बनता है। आँख चक्षु से आँख बनता है, नेत्र से आँख बनता है, और भ्राता मतलब भाई के लिए है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले टिकट, तो टिकट को हम विदेशी में डालेंगे। फिर पेन ये भी विदेशी में जाएगा। घी ये तद्भव में जाएगा। ग्राम ये इसमें तत्सम में जाएगा। हस्ती ये भी तद्भव में तत्सम में जाएगा। ट्रेन ये विदेशी भाषा है। और यहाँ पे बचा जीभ, जीभ इसमें आएगा तद्भव में, और आँख भी तद्भव में आएगा, और भ्राता ये तत्सम में आएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अब हमें प्रश्न 3 जो है, निम्नलिखित शब्दों को मिलाकर यौगिक शब्द बनाइए। यौगिक मतलब दोनों को जोड़ देना है, तो योग हो जाएगा। योग मतलब जोड़ प्लस एडिशन, तो दोनों को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे पुस्तक प्लस आलय है, तो क्या बना पुस्तकालय। यहाँ पे शीश प्लस महल है, तो बना शीश महल। देव प्लस दूत देवदूत। देश प्लस भक्ति देशभक्ति। रसोई प्लस घर रसोई घर। राष्ट्र प्लस पति राष्ट्रपति। अब बच्चों ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। यहाँ पे रूढ़ और योग रूढ़ शब्द को अलग करके, यहाँ पे देखिए रूढ़ और योग रूढ़ दिया गया है, आपको इसको अलग करके इसमें हेल्प बॉक्स से छांटना है और फिर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये होमवर्क करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।